लाइम लाइम वातावरण में वातावरण में लाइम फ्री स्टेट में उपलब्ध नहीं होती है। मतलब फ्री जब मतलब तुम जाओ उठा के लेके चले जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। तो चूना जो है फ्री फ्री स्टेट में नहीं उपलब्ध है। ऐसा नहीं कि तुम जाओ और उठा के लेके चले जाओ, ऐसा नहीं होता है। बल्कि चूने के पत्थर लाइम स्टोन के रूप में उपलब्ध होती है, चूना के पत्थर के फॉर्म में उपलब्ध होती है। चूना को लाइम स्टोन को जलाने के बाद चूना प्राप्त होता है। जब तुम लाइम स्टोन को ला करके उसको जलाओगे तब जा करके तुमको क्या मिलेगा, चूना प्राप्त कर पाओगे। ठीक है। तो अब हम जैसे कई प्रकार के रॉक होते हैं और उससे मिलने वाले चूने भी तरह अलग अलग प्रकार के प्राप्त होते हैं। तो हम देखें तो कुछ रॉक और उससे मिलने वाले चूने के प्रकार कौन कौन से, ये इम्पोर्टेंट टेबल है, इसे को याद रखना, ये बहुत ज़रूरी है, यहाँ से पूछता है ज़्यादा। ठीक है। तो देखो, अगर बात करें प्योर लाइम स्टोन, अगर प्योर लाइम स्टोन से हमको प्योर प्योर क्या मिलता है, लाइम मिलता है। लाइम स्टोन से प्योर लाइम मिलता है और डोलोमाइट से मैग्नीशिया लाइम मिलता है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना कि डोलोमाइट से मैग्नीशिया लाइम प्राप्त होता है, कंकड़ से हाइड्रोलिक लाइम मिलता है और शेर या कोरल से प्योर लाइम मिलता है। चाक से प्योर लाइम मिलता है और जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस या स्वीट लाइम मिलता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ज़रूरी है। ठीक है। अब क्या आता है, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन क्या होता है, तो लाइमस्टोन को लगभग 900 डिग्री टेम्परेचर पर, कितना, 900 डिग्री टेम्परेचर पर जलाकर उसमें उपस्थित CO2 तथा नमी को बाहर निकालने की प्रक्रिया को, किसको किसको निकाल रहे हो, CO2 और नमी को बाहर निकालने की प्रक्रिया को कैल्सिनेशन कहते हैं। ये तो होगा थ्योरी। अब देखो कितना बढ़िया मैं फिगर ऐड किया हूँ, आप इसको देख के समझ सकते हो सब कुछ। ये हमारा लाइम स्टोन रहा, इसको हम कैल्सिनेशन कर रहे हैं 900 डिग्री टेम्परेचर पर। और फिर क्या हुआ कि इसमें से CO2 और मॉइस्चर यानी H2O बाहर निकल गया। तो बचा हमारे पास क्यूक लाइम CaO, कैल्शियम ऑक्साइड मिल गया, हमको बच गया। कार्बन डाइऑक्साइड ऐड जुड़ा था, क्या जुड़ा था, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम लोगों ने भगा दिया था जला करके। अब हम दोबारा कैल्शियम कार्बाइड कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा कि वापस इसमें ऐड हो जाएगा। जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ेगा तो फिर से ये क्या बनेगा, हार्ड लाइम बन जाएगा। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट ही बन जाएगा। और इसी प्रक्रिया को बोलते हैं हार्डनिंग। क्या बोलते हैं, हार्डनिंग। ठीक है। और ये चीज़ें हमने बता दिया है, इस चीज़ को हमने भी बता दिया है। ठीक है। मेथड ऑफ कैल्सिनेशन। अब मेथड ऑफ कैल्सिनेशन कितने प्रकार का होता है जिससे हम लोग कैल्सिनेशन कराते हैं, तो एक दो को मैं बताऊंगा और का नाम बता दूंगा। ठीक है। देखो, लाइम पेस्ट के प्रोडक्शन के लिए सेटिंग सिस्टम तैयार किया जाता है। ठीक है। जैसे पजावा क्लैंप हो गया, किल्न किल्न हो गया जिसकी हाइट 18 मीटर के आसपास होती है, कंटिन्यूस किल्न हो गया, एक मॉडर्न किल्न हो गया। ये सब चीज़ें कैल्सिनेशन के में काम आती है। अब देखो पजावा को देखो, तो पजावा के पारंपरिक समय में चूना तैयार करने हेतु विभिन्न प्रकार के किल्न अथवा फर्नेस का उपयोग किया जाता था। इसमें पजावा किल्न सबसे पुरानी एवं सरल विधि है जिसमें चूना पत्थर को परतों के रूप में सजा करके, कैसे, परतों के रूप में सजाकर जलाया जाता था। कैसे, परतों के रूप में सजाकर जलाया जाता था। ये चीज़ को आप देखो, ये देखो, ये रहा फ्यूल। इसमें क्या देखिए, फ्यूल हो गया, फिर लाइम स्टोन, फिर फ्यूल, वैसे फ्यूल लाइम स्टोन, फ्यूल लाइम स्टोन, फ्यूल लाइम स्टोन, फ्यूल लाइम स्टोन, इसे एक एक बात परत पर रखा जाता है, परत पर परत रखा जाता है। और क्या होता है ना, जैसे जैसे ऊपर चढ़ोगे ना वैसे वैसे हम क्या करते हैं कि ईंधन का मात्रा कम करते चले जाते हैं। ये चीज़, यही हमारा पजावा क्रैम्प है। ठीक है। अब कुछ और है, उसका नाम मैं बता दे रहा हूँ। देखो, एक होता है पजावा किल्न, बता ही दिया। फिर एक होता है किल्न होता है जिसकी हाइट 18 मीटर होती है, कंटिन्यूस किल्न नाम तो बता ही दिया, और मॉडर्न किल्न दो बार नाम हो गया। ठीक है। हमने ऊपर भी बताया था और एक यहाँ भी बता दिया। ठीक है। अब इसकी इसकी देखो, तो इंटरनल हाइट किल्न की कितनी होती है, 3, और एक्सटर्नल 4। ठीक है। आगे देखो, पजावा यहाँ भी है। तो दरअसल ये जो है ना, ये किल्न का फिगर था, ये किल्न का फिगर था, और ये हमारा पजावा का फिगर है। ठीक है। दोनों पजावा ही है यार, ऐसे ही दोनों पजावा होता है, किल्न थोड़ा होता है, दोनों पजावा ही है। ठीक है। इससे ऐसा क्वेश्चन उतना पूछता नहीं है, फिर भी जानकारी के तौर पर नाम याद रख लेना कि कभी पूछ दे कौन सा है कौन सा नहीं है। ठीक है। तो
पजावा, ठीक है। तली पर इसका व्यास 5 मीटर होता है और ऊपरी गोलाई का व्यास 3 मीटर होता है और ऊंचाई 4 मीटर, तो 3 4 5 तो सीक्वेंस में है ये है, ठीक है। अब बात करें इस इस पजावा में लाइम स्टोन लगभग 10 से 15 दिनों में पूर्णतः जल जाता है। कितना समय लेता है? 10 से 15 दिनों में पूर्णतः जल जाता है। उपरोक्त माप के पजावा में एक पारी में लगभग 1500 केजी चूना प्राप्त होता है। इस वाले में एक एक बारी में लगभग 1500 चूना प्राप्त होता है। विशेषताएं बात करें इस पजावा की, तो इसमें कुशल श्रमिकों की आवश्यकता कम पड़ती है, ऊष्मा पर नियंत्रण नहीं रहता है, चूना निम्न श्रेणी का प्राप्त होता है और कुछ चूना पत्थर अधजला रह जाता है, क्योंकि ये गांव में छोटा मोटा जगह का यूज करने के लिए बनाया गया है। अब देखो, हमने कैल्सिनेशन का पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम स्लैकिंग का मेथड। क्या पढ़ेंगे? स्लैकिंग का मेथड। मेथड ऑफ स्लैकिंग। तो अनबुझे चूने की, देखो भाई हम पढ़ते निकलेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। रिवीजन के तौर पे ज़्यादा रिपीट हम नहीं करेंगे, ठीक है, ताकि समय बचे, ठीक है। अनबुझे चूने की बुझाने के लिए 30% पानी की आवश्यकता होती है, लगभग 30% पानी की आवश्यकता होती है, परंतु वास्तव में कुछ इससे ज़्यादा पानी चूने को बुझाने के लिए चाहिए होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ पानी भाप बनकर उड़ जाता है, क्योंकि हीट पैदा होती है और हीट की वजह से पानी उड़ जाता है, तो इससे हमको ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है थोड़ा सा, ठीक है। चूना को सावधानीपूर्वक बुझाना चाहिए, क्योंकि अनबुझे चूने यानी अनसेलेक्टेड चूना बाद में बुझने पर कार्य करने की सामर्थ्य को प्रभावित करते हैं। जैसे कि अभी हम आगे पढ़ेंगे, एक लीच टेलियर अपरेटस होगा, उससे हम लोग साउंडनेस ज्ञात करते हैं। साउंडनेस में चूना ही तो ज्ञात करते हैं जो चूना बूझा नहीं होता है, क्योंकि ये क्या करता है ना, अगर तुम सपोज करो अनबुझा चूना रह गया तो फिर बाद में बूझता है और उसका आयतन 2 से 2.5 गुना बढ़ेगा, और तुम एक्सपेक्ट किए नहीं होगी कि बढ़ेगा, और वह बढ़ेगा जिसकी वजह से क्रैकिंग हो जाएगी। इसीलिए हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम कर देगा, इसीलिए इस चीज़ को देखना होता है। इसीलिए हम लोग साउंडनेस टेस्ट करके आता है, वो हम लोग इसी की वजह से करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे उस टेस्ट को, ठीक है। चूना को बुझाने की विधियाँ निम्नलिखित हैं, तो कौन कौन विधियाँ हैं भाई देख लो, मैं नाम बताता हूँ, फिर एक एक करके बताऊँगा अभी, ठीक है। वायु में खुला रखकर यानी नेचुरल स्लैकिंग बोलते हैं इसको, पानी के छिड़काव द्वारा, बाई स्प्रिंकलिंग वाटर इंग्लिश में बोले तो, और बाई डीपिंग इन वाटर पानी में डुबा करके, बाई थ्रोविंग इन वाटर हौदी में डाल करके पानी में फेंक दिया, डुबा दो, ठीक है। मैकेनिकल स्लैकिंग यानी यांत्रिक विधि से, ठीक है, सबसे बेस्ट ये वाली विधि होती है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं एक एक करके। तो मेथड ऑफ स्लैकिंग, तो वायु में खुला रख करके नेचुरल स्लैकिंग, तो क्या होता है कि अनबुझा चूना, भाई अनबुझा चूना हिंदी में लिखा है, अंग्रेजी में अनसेलेक्ट बोलते हैं, इसको प्रॉब्लम हो रही है, मैं मुँह से बोल दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लेना। अनसेलेक्ट चूना बोलते हैं इसको, ठीक है। अनबुझे चूने की ढेर को यानी कलेक्शन को, ढेर को बनाकर कुछ समय तक खुली हवा में डाल दिया जाता है। चूना वायुमंडल से नमी एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर ग्रहण करके स्वतः ही बुझ जाता है, यानी स्लैक हो जाता है। वह एटमॉस्फेयर की हवा से क्या करता है कि हवा में नमी होगा, ये तो उस नमी को खींच करके और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, यानी बुझ जाता है, ठीक है। अभी इस चीज़ को अभी देख लेना, फिगर में भी दिखा दूंगा। बुझाने की क्रिया का अनुमान बुझा है कि नहीं बुझा है, इस चीज़ का अनुमान चूने के आयतन यानी वॉल्यूम में होने वाली वृद्धि को देखकर लगाया जाता है। सामान्यतः समय पर चूने को उलटते पलटते रहते हैं, यह चूना उपयोगी नहीं है। मतलब ये बोल रहा है कि हम समय समय पर उसको उलटते पलटते रहेंगे ताकि अच्छे से बुझ सके, मतलब कि ऐसा ना हो कि कोई नीचे दब गया है और ऊपर का तो अच्छा से बुझेगा, नीचे का बुझेगा ही नहीं, तो इसीलिए उलटते पलटते रहेंगे। और ये बेस्ट तरीका नहीं है, इसका मतलब ये बेस्ट तरीका नहीं है, इसका हम जब अच्छी जगह यूज नहीं करते इस तरह बुझा करके, ठीक है। अब देखो ये फिगर में देख लो, इस फिगर में भी साफ साफ है, ये हमने रख दिया ऐसे खुले में, और एयर से क्या किया कि CO2 ले लिया, और एटमॉस्फेयर से क्या किया, सॉरी माफ करना, CO2 नहीं, जल मतलब H2O लिया, ठीक है, और इस तरह से सिलेक्ट लाइन बन गया, ठीक है। जल ले करके और मतलब वाटर ले करके सिलेक्ट हो गया और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, ठीक है। अगला है बाई स्प्रिंकिंग वाटर।
तो इसमें इस विधि में अनबुझे चूने के ढेर पर लगभग 15 सेंटीमीटर की मोटी लेयर में खुला बिछा दिया जाता है। अब इस पर फुहारे से पानी मारा जाता है। इसमें क्या है कि इसमें भी, उसमें तो ऐसे ही खुला छोड़ दिया जा रहा था, लेकिन इसमें क्या किया जाता है कि इसमें ये 15 सेंटीमीटर मोटी परत बिछा दो। जैसे नहीं छत पे हम लोग गेहूँ बिछा देते हैं, गेहूँ अगर बिछा दी जाती है, ऐसे बिछा दो और फिर उस पर पानी छिड़को, उस पर तुम पानी डालो। और इसके पहले वाले नमी से खींच लेता, लेकिन इसमें हमको पानी डालना है, तो हम पानी मारेंगे, ठीक है। पानी छिड़काव द्वारा चूने के ढेर को उलटते पलटते रहेंगे। तो भाई पलटेंगे ही ताकि ऊपर नीचे हो सके अच्छे से। और तथा आवश्यकता से अधिक न पानी नहीं डालना चाहिए। अधिक पानी भी नहीं डालो भाई, दिक्कत हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ये तो ऐसे भी दिमाग में से ज़्यादा पानी कहीं भी लिमिट चीज़ें होना चाहिए। तो बुझाने के बाद चूने को किसी शेड के नीचे 1-2 दिन के लिए डाल दिया जाता है ताकि बुझने की क्रिया पूर्ण हो सके, ठीक है। इसके बाद इसे 1.5 mm छाननी तथा 3.35 mm के से छान लेते हैं। मतलब कि 1.5 mm या 3.35 mm की चालनी से छान लेते हैं। बचा हुआ चालनी पर रह जाता है, उसे फेंक देते हैं। जो इससे बड़ा होता है, मतलब बोले तो वो चालनी पर रुक जाएगा और वो इस तरह का वेस्ट होता है, उसको हम लोग फेंक देते हैं। ऐसे फेंकेगा चूना बुझाने को वेस्ट कहते हैं, कचरा होता है, बड़ा होता है, उसको फेंक दिया। ये फिगर में भी आप देख लो कि क्या कि हम 15 सेंटीमीटर की मोटी तह 15 सेंटीमीटर मोटी तह में बिछा दिए, ठीक है। और उस पर हमने क्या किया कि उसको टर्न एंड मिक्सिंग करते रहेंगे, घुमाते रहेंगे ताकि अच्छे से उतरे। और फिर इस पर हम पानी डालेंगे। इस पर हम क्या करेंगे, पानी डालेंगे। पानी डालकर 1-2 दिन के लिए छोड़ देंगे, एक शेड के नीचे, एक छप्पर के नीचे छोड़ देंगे ताकि अच्छे से क्रिया पूर्ण हो सके। और फिर हम उसके क्या करेंगे, 1 mm सीव या 3.35 सीव से क्या करेंगे, उसको हम चालेंगे और जो ऊपर बचेगा उसको फेंक देंगे। जैसे मान लो ये ऊपर बच गया, बड़ा था, तो इसको यही वेस्ट होता है, इसको हम लोग फेंक देंगे। अब है पानी में डुबाकर। तो अब पानी में डुबा दो भैया। अब छिड़कोड़ को नहीं, पानी में डुबा लो ले जा करके, देखते जाओ क्या क्या आता है। तो चूने के ढेलों को लोहे की जाली की टोकरी में भरकर पानी में कुछ देर तक डुबोकर बाहर निकाल लो। और सीधे पानी में डुबा ही दो, ठीक है। फिर उसको बाहर निकाल लो, ठीक है। नोट क्या, तो चूने के ढेलों की बाहरी सतह पानी के संपर्क में आकर बुझ जाती है, जबकि भीतर का भाग सूखा रह जाता है। सिंपल सी बात है भाई, अगर तुम ऐसे बहुत ज़्यादा चीज़ को डुबाओगे ऐसे पानी में, तो बाहर का तो ये ऊपर का और बाहर का, आइट साइड का, नीचे का तो भीग जाएगा, लेकिन बीचों बीच पानी कैसे जाएगा। तो ये इसका नुकसान भी है कि अच्छे से बीचों बीच का चीज़ें नहीं भीग पाती है, तो भीतर का भाग सूखा रह जाता है। इसीलिए यह विधि अधिक उपयोगी नहीं मानी जाती है। इस फिगर को देख करके समझ जाओ कि ये रहा, पानी में हमने क्या किया कि डुबा दिया है, ठीक है। अगला क्या है, बाई थ्रोविंग इन वाटर टैंक। वाटर टैंक में अब हम क्या करेंगे, डालेंगे। इसके लिए आपस में सटे हुए 2 टैंकों की संख्या 2 होनी चाहिए, बनाई जाती है। पहली टैंक ब्रिक मैसोनरी की पक्की तथा ऊंचे लेवल पर बनाई जाती है। चिंता ना करिए, मैं फिगर दिखाऊंगा, सब समझ में आ जाएगा। जबकि दूसरी टैंक मड मैसोनरी की कुछ नीचे बनाई जाती है। दोनों टैंक के बीच वाल्व में एक ओपनिंग रखा जाता है ताकि लाइम स्लरी के रूप में ऊपरी टैंक से निचली टैंक में जा सके, ठीक है। यह मेथड अन्य मेथड की तुलना में बेहतर मानी जाती है क्योंकि इससे प्राप्त लाइम की क्वालिटी अच्छी होती है। इसे टैंक स्लैकिंग भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, टैंक स्लैकिंग भी। टैंक यूज हो रहा है तो इसलिए टैंक स्लैकिंग भी कहते हैं। यह लाइम मोटार प्रिपरेशन तथा वाइट वॉशिंग के लिए उपयोगी होता है। अब ये देखो, ये अभी बता रहा था ना उस चीज़ को, अभी यहाँ फिगर में देख लो कि ऊपरी टैंक हो गई ब्रिक मैसोनरी से बनी हुई और निचली हो गई मड मोटार से बनी हुई, और दोनों के बीच में ये एक तरह का ये हमने जो कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इस चीज़ें हमने ये पूरे चीज़ आपको बताई थी, उसी को यहाँ पे फिगर के तौर पे आप देख के याद कर लीजिए। अगला है मैकेनिकल स्लैकिंग। तो बहुत बड़े पैमाने पर लाइन बुझाने की, तो अब बहुत बड़े पैमाने पर लाइन बुझाने के लिए अब मशीन, जिसे क्या बोलते हैं हाइड्रेटर कहते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है। चूने में हाइड्रेटर द्वारा वाटर छिड़काव किया जाता है और बुझाने के समय टेम्परेचर कंट्रोल रखा जाता है। इससे बुझा हुआ चूना लाइम पाउडर के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। विशेष प्रकार के चूने जैसे
मैग्नीशिया लाइम को बुझाने के लिए प्रेशर पर भाप भेजी जाती है, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड के बुझने की दर बहुत धीमी होती है। ठीक है, यह विधि भारत में अधिक प्रचलित है, यानी जो यांत्रिक विधि है ये भारत में अधिक प्रचलित है। ठीक है, अगला क्या है कि ये देख लीजिए हाइड्रेटर, ये क्या है, ये हमने क्विक लाइम डाला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें वाटर स्प्रे कर रहे हैं ऊपर से, और इसके अंदर जा रहा हुआ, और ये अंत में जाकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, और ये मतलब बुझ गया, और अंत में बुझा हुआ चूना हमको इस साइड से प्राप्त हो गया। यह विधि भारत में अधिक प्रचलित है, यह बात हमने अब आपको बताया है। अब देखो अब हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम। अब हमने लाइम को क्या किया कि कैल्सिनेशन कर लिया, स्लैकिंग कर लिया। अब हम उसका क्लासिफिकेशन करेंगे कि चूना कितने प्रकार का होता है कई आधार पर। जनरल क्लासिफिकेशन की बात करें अगर हम, तो फर्स्ट होता है प्योर लाइम। ये जनरल क्लासिफिकेशन है, एक और भी क्लासिफिकेशन अभी आएगा। तो अब देखो प्योर लाइम के में हम बात करें तो इसमें चूने की मात्रा लगभग 95% से 93% तक होती है। मतलब कि चूना बहुत ज़्यादा, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड बहुत ज़्यादा इसमें CaO बहुत ज़्यादा होता है। 95% से लेकर के 97% तक होती है। प्योर लाइमस्टोन का कैल्सिनेशन जल्दी हो जाता है, तथा प्योर लाइम की स्लैकिंग भी जल्दी हो जाती है। मतलब कैल्सिनेशन और स्लैकिंग दोनों, मतलब जलना और बुझना दोनों ही जल्दी हो जाता है इसमें। ये बात याद रखना है, ये जल्दी दोनों होता है इसमें। ठीक है, प्योर लाइम को बुझाने में लगभग 2-3 घंटे का समय लगता है। प्योर लाइम की सेटिंग तथा हार्डनिंग स्लो होती है। देखिए ये दोनों एसएच उनकी सेटिंग और हार्डनिंग स्लो होती है, क्योंकि इसमें जानते हो क्या होती है, जितने देखो अभी आगे तुमको ये बात समझ में आएगी, जितने अशुद्धियाँ होती हैं ना, कैल्शियम सिलिकेट ऐसे कुछ करके, एल्युमिनियम सिलिकेट करके, तो वो सब चीज़ें इसको इसमें हाइड्रोसिटी पैदा करती हैं, और वही इसको स्ट्रेंथ देने का काम करती है। लेकिन ये बहुत प्योर है, इसमें अशुद्धि है ही नहीं ना ज़्यादा। 95% तक तो चूना ही है, तो अशुद्धि न होने की वजह से इसका सेटिंग स्लो हो जाती है और हार्डनिंग भी स्लो हो जाती है। कंसेप्ट समझ में आया? तो चूने को बुझाने के लिए ड्राई वेट का 32% पानी पर्याप्त है, परंतु इससे 2 से 3 गुना पानी मिलाते हैं, क्योंकि बुझाते समय हीट ऑफ हाइड्रेशन के कारण कुछ वाटर वाष्पित हो जाता है। बुझाने के बाद चूने का वॉल्यूम 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, आगे देखो प्योर लाइम को वाइट लाइम, रिच लाइम, फैट लाइम और हाई कैल्शियम लाइम भी कहते हैं। क्या क्या नाम इसका अलग से है, तो वाइट लाइम, रिच लाइम, फैट लाइम और हाई कैल्शियम लाइम भी कहते हैं। अब इसकी यूज़ की बात करते हैं। ये यूज़ देखना भाई, ये बड़ा पूछ लेता है, यूज़ से क्वेश्चन पूछता ज़्यादा है। ठीक है, तो वाइट वॉशिंग के लिए फैट लाइम का प्रयोग करी जाती है। ये क्वेश्चन देखना, वाइट लाइम के लिए फैट लाइम का प्रयोग करते हैं। वाइट वॉशिंग के लिए फैट लाइम का प्रयोग करते हैं। कैसे याद कर रहा हूँ, चलो याद कराता हूँ। जैसे कि मान लो तुम वाइट वॉशिंग, अपने घर का वाइट वॉशिंग करवाने, सफ़ेदी करवाने जा रहे हो, तो तुम किसी मोटे आदमी के पास जा रहे हो, कोई मोटा आदमी है, बोल रहे कोई मोटू ये गए, तो मोटू के पास गए, बोले ए मोटू चलो मेरा घर वॉशिंग कर दो। तो वो आया और तुम्हारे घर का सफ़ेदी कर दिया। मोटू मतलब फैट आदमी, फैट मतलब मोटा। ये बात भले आपको अजीब लगी हो, लेकिन मैं जब आप टिक कर जाएगा दिमाग जब सामने बात आएगी तो। ठीक है, आवासों के निर्माण में, सीमेंट के उत्पादन में, DPC में, वाइट वॉशिंग में बता ही दिया, प्लास्टरिंग में और लीकेज रोकने में इस सब का प्रयोग करी जाती है। आवासों में, सीमेंट के उत्पादन में, DPC में, वाइट वॉशिंग में, प्लास्टरिंग में और लीकेज रोकने में इसका आदि का प्रयोग करी जाती है। ठीक है, अब इम्प्योर लाइम की बात करते हैं, यानी दूसरा नंबर इम्प्योर लाइम का कंकड़ के निक्षेपण से हाइड्रोलिक लाइम प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसमें अशुद्धियों की मात्रा 5% से 30% तक होती है। अभी देखो हम 5 से 30 होता है ना, अब इसको हम लोग कई भाग में बांटेंगे। ठीक है, अभी देखो आगे भी इसको हम 3 भाग में बांट देंगे। तो इसमें अशुद्धियों की मात्रा 5% से 30% तक होती है। लाइम में उपस्थित अशुद्धियों के आधार पर इसमें निम्नलिखित 3 भागों में बांटा जाता है। किन भागों में बांटा जाता है बताया हूँ ना। एक होता है फीवली हाइड्रोलिक लाइम, मतलब जो 5 से 10% तक इसमें अशुद्धि होती है उसे फीवली हाइड्रोलिक लाइम कहा जाता है। और अगर अशुद्धि 10% से 20% हो जाता है तो उसे
मॉडरेट हाइड्रोलिक लाइम कहा जाता है। और अगर अगर वही अशुद्धि 20% 30% हो जाती है तो इसे इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम कहा जाता है। तो कौन कौन लाइम हो गया? फीबली हाइड्रोलिक लाइम, मॉडरेट हाइड्रोलिक लाइम और इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम। ठीक है, 5 से 10, 10 से 20 और 20 से 30, यही चीज़ दोबारा यहाँ पे लिखा हूँ। ठीक है, अगर देखो नोट हाइड्रोलिक लाइम, हाइड्रोलिक लाइम, ठीक है, तो हाइड्रोलिक लाइम में अशुद्धियों का प्रतिशत बढ़ने से चूने की क्वालिटी बढ़ती है। बताया था मैं अभी इसके पहले कंसेप्ट, चूने की क्वालिटी बढ़ती है। कंकड़ का कैल्सिनेशन देर से होता है तथा लाइम की स्लैकिंग भी देर से होती है। इसका कैल्सिनेशन भी देर से होता है और स्लैकिंग भी देर से होती है। लेकिन चूने में क्या हो रहा था, प्योर वाले में कैल्सिनेशन और स्लैकिंग दोनों जल्दी हो रहा था, लेकिन इस वाले में लेट हो रहा है। ठीक है, अब ये लेट हो रहा है लेकिन फ़ायदा भी होगा इसका। देखो कहाँ फ़ायदा होगा। क्या हाइड्रोलिक लाइम में अशुद्धियों के रूप में क्ले यानी एल्युमिना रहता है। ठीक है, सिलिका, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया इत्यादि इम्प्योरिटीज, ये सब इसके लिए हो गया। सिलिका हो गया, आयरन ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशिया हो गया इत्यादि इम्प्योरिटीज उपस्थित अशुद्धियों, इनमें से क्रिया करके हाइड्रोलिक लाइम में उपस्थित होते हैं। ये सब क्या होता है कि उपस्थित होते हैं हाइड्रोलिक लाइम में। ठीक है, अब ये फ़ायदा करते हैं इसको भाई। देखो अब ये क्या करते हैं ना, कैल्शियम सिलिकेट का निर्माण करते हैं। क्या बनाते हैं? कैल्शियम सिलिकेट, जो एक प्रकार का कम्प्लेक्स कंपाउंड, और ये स्ट्रेंथ देने का काम करता है। और कैल्शियम एल्यूमिनेट बनता है, ये भी एक कम्प्लेक्स कंपाउंड है जो स्ट्रेंथ देने का काम करता है। ठीक है, जो चूने की स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं, बताया हमने कि जो कि चूने का स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं। अब एक वर्ड आता है हाइड्रोसिटी, क्या होती है? तो हाइड्रोसिटी समझो कि पानी में चूने की सेट होने की एक क्वालिटी है। ठीक है, पानी के अंदर बिना CO2 के, CO2 नहीं होगा फिर भी सेट हो जाएगा, यही इसकी क्वालिटी होती है, हाइड्रोसिटी उसी बोलते हैं। यह हाइड्रोसिटी हाइड्रोलिक लाइम की वह प्रॉपर्टी है जिसके कारण पानी के भीतर CO2 की अनुपस्थिति, देख रहे हो, अब्सेंट, माने कि CO2 अब्सेंट है फिर भी सेट तथा हार्ड हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ हमने बता ही रखा आपको, इम्पोर्टेंट। देखो तो हाइड्रोलिसिटी के लिए मुख्य रूप से एल्यूमिना रिस्पॉन्सिबल है। कौन है? एल्यूमिना रिस्पॉन्सिबल मुख्य रूप से इसके लिए। ठीक है, ये एल्यूमिना हमने फिगर में भी दिखा दिया है। यूज तो पानी के भीतर, अब इसका जो हाइड्रोलिक लाइम जो है इसका यूज़ कहाँ होता है? तो क्योंकि इसमें हाइड्रोसिटी क्वालिटी होती है, पानी में इसका यूज़ कर ही सकते हैं, जहाँ नमी हो वहाँ इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसका यूज़ कहाँ करते हैं? हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाने में करते हैं। जहाँ पानी वगैरह होता है वहाँ पे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाने में इसका यूज होता है। मोटार बनाने में इसका यूज करते हैं। ठीक है, फिगर में भी आप देख सकते हैं। मैसोनरी में इसका यूज करते हैं, वही बात हो गई। ठीक है, लाइम कंक्रीट बनाने में इसका प्रयोग करी जाती है। और भी बहुत जगह इसका यूज कर सकते हैं। अगला आता है लीन लाइम या पुअर लाइम। लीन लाइम या पुअर लाइम, यहाँ पर नंबर 3 होना चाहिए था, 2 नहीं। ठीक है, इसमें अशुद्धियों की मात्रा 30% से अधिक होती है। इसमें अशुद्धियों की मात्रा 30% से अधिक होती है, क्योंकि शुरू में 3 से 4% होती है लगभग। और दूसरा में क्या था? 5 से 30 तक था। अब ये 30 से अधिक इसमें होती है। यह वातावरण से CO2 ग्रहण करके सेट होने लगता है। ठीक है, ये देखिए CO2 लिया और सेट होने लगा। ठीक है, इसका यूज रफ मैसोनरी वर्क में करते हैं। इसका मतलब ये मत समझना, एक चीज़ बता रहा हूँ। जैसे कि मैं बता रहा था कि प्योर काम उतना यूज नहीं होता, मतलब अच्छे से हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाने में काम नहीं आता। तो इसका मतलब ये मत सोच लेना कि फिर हाइड्रोलिक अच्छा हुआ तो फिर पुअरली भी अच्छा हो जाए और उससे भी अच्छा होगा, ऐसा नहीं होता। सबसे अच्छा हाइड्रोलिक लाइम होता है, बीच वाला। ठीक है, नोट हाइड्रोलिक लाइम अब हम नोट हाइड्रोलिक लाइम की तुलना में बुझने में अपेक्षाकृत अधिक समय ये लेता है। बुझते समय हीट ऑफ हाइड्रेशन का मान अपेक्षाकृत कम होता है उससे। ठीक है, चूने के द्रव्यमान में इसका आयतन लगभग 50% बढ़ जाता है। बाप रे, 50% तक आयतन बढ़ जाता है। पहले इतना रहेगा और बुझने के बाद इतना हो जाएगा। देख रहे हो, लगभग 50% बढ़ जाता है। इसे बुझाने के लिए अपेक्षाकृत कम पानी की आवश्यकता होती है। इसके लिए कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। अब देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम बेस्ड अकॉर्डिंग टू IS 712। इसके पहले हमने जो क्लासिफिकेशन पढ़ा वो था
अब है देखते हैं, पहला है क्या, इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम। क्या है, इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम, या इसको बोलते क्लास ए भी बोलते हैं, क्लास ए बोलो फिर या इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम बोला जाता है। इसमें अशुद्धियों की मात्रा 20 से 30% तक होती है। कितना, 20 से 30% तक होती है। इसकी इनिशियल सेटिंग टाइम 2 घंटा तथा फाइनल सेटिंग टाइम 48 घंटा होती है। ठीक है, 28 दिन बाद इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 28 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। इसका यूज हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, कहाँ, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में, फाउंडेशन में, ठीक है, स्टैंडर्ड मोर्टार बनाने में, नमी नमी युक्त स्थानों पर अथवा पानी के भीतर स्ट्रक्चर बनाने में किया जाता है। कहाँ कहाँ, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में, फाउंडेशन में, स्टैंडर्ड मोर्टार बनाने में, नमी युक्त स्थानों पर और पानी के भीतर स्ट्रक्चर बनाने में इसका उपयोग करी जाती है। ठीक है। अब दूसरा है सेमी हाइड्रोलिक लाइम। सेमी हाइड्रोलिक लाइम यानी क्लास बी। इसमें अशुद्धियों की मात्रा 20 से 10 से 20% होती है। इसकी सेटिंग टाइम लगभग 7 दिन होती है। 28 दिन के बाद इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 17.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। 17.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। अब इसके यूज की हम बात करें तो इसका उपयोग नॉर्मल कंक्रीट, उसका उपयोग स्टैंडर्ड कंक्रीट बनाने में हो रहा था। इसका यूज नॉर्मल कंक्रीट बनाने में, मोर्टार बनाने में, प्लास्टरिंग में तथा नमीयुक्त स्थानों पर इसका यूज करते हैं। ये ठीक ठाक होता है। ठीक है, देख तो फिगर में देख लो कि नॉर्मल कंक्रीट बनाने में, मोर्टार बनाने में, प्लास्टरिंग बनाने में और डैम प्रूफ इत्यादि नमी जो प्रेशर होती है वहाँ भी इसका यूज कर लिया जाता है। तब ये भी ठीक ठाक होता है। ये बताई दिया कि 28 दिन में इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है, 17.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, अब चलो हमने सही कर दिया। नंबर 3, इसको क्लास सी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लास सी, और प्योर लाइम भी बोला जाता है। इसको क्लास सी और प्योर लाइम भी कहा जाता है। इसमें अशुद्धि जो है 5 से 10% तक होती है। ठीक है, ये बात छूट गया था, हमने यहाँ पे बता दिया। ठीक है, अगला है नंबर 4, मैग्नीशिया लाइम। मैग्नीशिया लाइम में से क्लास डी भी बोला जाता है, सही लिखा नहीं पाया है। इस मैग्नीशिया लाइम क्लास डी भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें अशुद्धि की बात करें तो 25 से 30% तक होती है। ठीक है, डोलोमाइट के कैल्सिनेशन से मैग्नीशिया लाइम प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें मैग्नीशियम की मात्रा लगभग 25 से, इसमें मैग्नीशियम की मात्रा कितनी होती है, 25 से 30% तक होती है। मैग्नीशियम की मात्रा कितनी होती है, 25 से 30% तक होती है। ठीक है, इस वाले में, ठीक है, इस वाले में मैग्नीशियम लाइम 25 से 30% तक होती है। अब इसका यूज की बात करें हम चौथा की, तो इसका उपयोग वाइट वॉशिंग में या प्लास्टरिंग के फिनिशिंग कोट में इसका प्रयोग करते हैं। ये चौथा और तीसरा आप बोला हूँ, उस चीज़ से आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। ठीक है, कंकर लाइम या क्लास ई, कंकर लाइम या क्लास ई। ठीक है, ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कंकर लाइम यानी क्लास ई की। तो इस प्रकार के चूना युक्त रफ मैसनरी वर्क अथवा वाइट वॉशिंग में भी की जाती है। ठीक है, इसमें बहुत अधिक अशुद्धियाँ होती है, जैसे रफ वर्क में इसका यूज होता है और वाइट वॉशिंग में इस तरह की चीज़ों का यूज करी जाती है। सिलिशियस डोलोमिटिक लाइम यानी बोले तो क्लास एफ। तो सिलिका और मैग्नीशिया युक्त चूना को सिलिशियस डोलोमिटिक लाइम कहते हैं। इसमें सिलिका और मैग्नीशिया दोनों होता है। ठीक है, इसके यूज की बात करते हैं, इसका उपयोग प्लास्टर के अंडर कोट में करते हैं तथा प्लास्टर के फिनिशिंग कोट में करते हैं। ठीक है, प्लास्टर के अंडर कोट में तथा प्लास्टर के फिनिशिंग कोट दोनों में इसका प्रयोग करते हैं। अंडर कोट में भी और फिनिशिंग कोट में भी इसका प्रयोग करी जाती है। अब मैं बात करूं तो इम्प्योरिटीज इन लाइम, तो लाइम में किस तरह की इम्प्योरिटी होती है, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है लाइम पर, ये हम देखते हैं। तो क्ले, ठीक है, तो यह चूने की हाइड्रोलिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमने एल्यूमिना बताया था ना, तो क्ले में तो एल्यूमिना ही तो होता है।
तो यह चूने की हाइड्रोसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लाइम में उपस्थित होने के कारण यह चूने की सॉल्युबिलिटी को कम कर देता है। यदि उपस्थित चूने के स्लैकिंग की दर स्लो हो जाती है। इसकी उपस्थिति से चूने की स्लैकिंग दर कम हो जाती है एवं सेटिंग दर बढ़ जाती है। सेटिंग क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि भाई यही तो सेटिंग बढ़ाता है। अब यहाँ भी पढ़ रहे हो और जब पढ़ेंगे हम लोग सीमेंट, तो हम भी बताऊंगा कि C4A जो होता है ना, वो सेटिंग रिस्पॉन्सिबल फ्लैश सेटिंग देता है। वहाँ भी एल्यूमिना होता है तो वो फ्लैश सेटिंग के लिए कार्य करता है। ठीक है। अब देखो कि लाइम में विद क्ले, ये क्ले जो अशुद्धि होती है उसके साथ ये लाइम है। ठीक है। तो स्लैकिंग दर क्या होगा? स्लो कर देता है, लेकिन सेटिंग दर क्या करता है? बढ़ा देता है। यदि 2 से 5% तक उपस्थित होने से हाइड्रोसिटी पर कोई विशेष प्रभाव नहीं डालता है, परंतु इसकी मात्रा 20 से 30% उपस्थित होने पर यह चूने को एक्सीलेंट हाइड्रोसिटी प्रदान करता है। ठीक है। 2 से 5, ये बता दें, 2 से 5% तो नो सफिशिएंट इफेक्ट ऑन हाइड्रोसिटी पर कोई विशेष प्रभाव नहीं डालता है। और 20 से 30% हो जाए तो प्रूव्स एक्सीलेंट हाइड्रोसिटी, यह चूने को एक्सीलेंट हाइड्रोसिटी प्रदान करता है। ठीक है। अब अगला है मैग्नीशिया। तो यह चूने को स्लैकिंग तथा सेटिंग को स्लो, ये दोनों को स्लो कर देता है। सेटिंग को भी और स्लैकिंग को भी, दोनों को स्लो कर देता है। ठीक है। तो ये लाइम रहा और ये स्लैकिंग भी स्लो कर दिया और सेटिंग भी स्लो कर दिया, दोनों को स्लो कर देता है मैग्नीशिया। ठीक है। यदि हाई स्ट्रेंथ वाले चूने का निर्माण करना हो तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की मात्रा को कम रखना चाहिए, क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होती है। ठीक है। इसको कम रखना चाहिए। यदि इसकी मात्रा 5% उपस्थित होने पर यह चूने को एक्सीलेंट हाइड्रोसिटी प्रॉपर्टी प्रदान करता है। ये भी हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी देता है। मैग्नीशियम भी हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी देता है, लेकिन जब 5% तक होता है 5% तक होता है, ये 5% हो तो ये हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी प्रदान करता है। ठीक है। मैग्नीशियम कार्बोनेट का कैल्सिनेशन कम तापमान पर ही होता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट का कैल्सिनेशन कम तापमान पर ही हो जाता है, परंतु कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्सिनेशन अधिक तापमान पर होता है। एक 2 पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखें कि मैग्नीशियम कार्बोनेट रहता है ना, उसका कैल्सिनेशन कम तापमान पर हो जाएगा, लेकिन अगर वही कैल्शियम कार्बोनेट होता है तो उसका कैल्सिनेशन अधिक तापमान पर होता है, लगभग 900 डिग्री सेल्सियस। याद है, कुछ शुरू में ही बताया था मैं। ठीक है। सिलिका हो तो यह चूने में यदि सिलिका स्वतंत्र रूप में उपस्थित हो तो यह चूने की सीमेंटिंग प्रॉपर्टी को कम कर देता है। चूने में 15 से 20% फ्री सिलिका उपस्थित होने पर इसे पुअर लाइम कहते हैं। अब आयरन ऑक्साइड देखते हैं। तो आयरन ऑक्साइड के उपस्थित होने से यह लाइम में उपस्थित एल्यूमिना तथा सिलिका से क्रिया करके कैल्शियम सिलिकेट नामक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, जो चूने को स्ट्रेंथ प्रदान करता है। ठीक है। हाइड्रोलिक लाइम के लिए आयरन ऑक्साइड की मात्रा 5% उपस्थित होना आवश्यक है, तभी तो जाकर के हाइड्रोसिटी की प्रॉपर्टी आएगी और तभी तो जाकर के ये पानी में बिना CO2 के ही सेट होने के प्रॉपर्टी रखेंगे। ठीक है। अगला है कार्बोनेशियस मैटर। तो चूने में कार्बनिक पदार्थ बहुत कम उपस्थित होते हैं। ठीक है। चूने में कार्बनिक पदार्थ बहुत कम उपस्थित होते हैं, परंतु इसके उपस्थित होने से लाइम की क्वालिटी घट जाती है। ये अच्छी बात नहीं होती है, तो इसको हमको कम से कम रखना चाहिए। इसके उपस्थित होने से क्वालिटी क्या होती है? घट जाती है। ठीक है। सल्फर चूने की स्लैकिंग की दर को कम कर देता है। सल्फर क्या करता है कि इसकी स्लैकिंग बुझने की दर को कम कर देता है, परंतु सेटिंग की दर को बढ़ा देता है। लेकिन सेटिंग की दर को क्या करता है? बढ़ा देता है। ये इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना कि सल्फर क्या करता है कि स्लैकिंग की दर को कम करता है, लेकिन सेटिंग की दर को बढ़ा देता है। वहीं अब अल्कालिज की बात करें, यानी क्षार की हम बात करें, तो प्योर लाइम में इसकी मात्रा उपस्थित होने से इसको बुरा प्रभाव डालता है। और प्योर लाइम में है तो निगेटिव इफेक्ट डालेगा। हाइड्रोलिक लाइम में इसकी 5% तक उपस्थिति होने से इस पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि हाइड्रोसिटी बढ़ जाती है। देख रहे हो, अगर ये अल्कालीज प्योर लाइम में है इसके है तो ये बहुत बुरा प्रभाव डालता है, परंतु हाइड्रोलिक लाइम में इसकी उपस्थिति 5% तक है तो इस पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि हाइड्रोलिसिटी देता है। देख रहे हो, हाइड्रोलिसिटी अच्छा कर देता है। अब हम बात करेंगे टेस्ट का। अब हम बात करेंगे किस चीज़ का? टेस्ट का। तो टेस्ट की बात करते हैं तो
फर्स्ट विजुअल टेस्ट क्या है, विजुअल टेस्ट, सेकंड बाल टेस्ट, थर्ड वर्कबिलिटी टेस्ट, और फोर्थ हाइड्रोलिक टेस्ट, फिफ्थ एसी टेस्ट, सिक्स इम्प्यूटी टेस्ट, और सेवन साउंडनेस टेस्ट। ठीक है, और आठवां ट्रांसवर्स टेस्ट। टोटल आठ टेस्ट है, मतलब और भी होते होंगे, लेकिन हम मुख्यतः इन आठों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक करके। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ट ऑफ लाइम विजुअल टेस्ट की बात करते हैं। किस चीज़ का, विजुअल टेस्ट की हम बात करते हैं। तो विजुअल टेस्ट में हम बात करें तो यदि चूने का रंग मटमैला है, अगर चूना का रंग में तुम देखो, विजुअल मतलब होता है कि देखना, उसको ले करके देखो, एनालाइज करो, सोचो, उसको देखो कि कैसा दिख रहा है, यही विजुअल टेस्ट है। तो यदि चूने का रंग मटमैला है, देखो अगर मटमैला है तो वह चूना ए श्रेणी का होगा, अर्थात इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम होगा। ठीक है, और यदि अगर रंग मटमैला, ठीक है, और यहाँ पे हल्का, यदि हल्का या हल्का लिख लो, हल्का यानी हल्का, अगर हल्का मटमैला है तो यह हाइड्रोलिक लाइम होगी। ठीक है, अगर हल्का मटमैला है तो हाइड्रोलिक लाइम होगा, और अगर मटमैला ठीक ठाक मटमैला है तो श्रेणी ए का यानी इमिनेटली हाइड्रोलिक लाइम होगा। ये तो गाजू पाजू कर दिए हैं, रुकिए मैं मिटा देता हूँ। अब क्लियर दिख रहा है ना, क्लियर। ठीक है, अब बात कर, अब देखने पर जब चूना सफ़ेद दिखता है, एकदम लगे कि वाइट दिख रहा है, सफ़ेद दिख रहे, तो समझ जाइएगा ये प्योर लाइम है। ठीक है, अगर बुझे चूने में उपस्थित छोटे छोटे लंप लाइम अधजले भाग को प्रदर्शित करते हैं, और इनकी उपस्थिति चूने की क्वालिटी ख़राब कर देती है। अगर ऐसा तुमको दिख रहा है कि मान लो कि उसमें छोटे छोटे लंप हैं, मतलब छोटे छोटे ढेले हैं, तो वो प्रॉब्लम करता है, क्योंकि वो अनबुझा चूना होता है। उसको अगर तुम यूज़ कर दोगे तो वो बहुत ज़्यादा आयतन बढ़ाते हैं सब, और इससे क्रैकिंग बहुत जल्दी आ जाती है। ठीक है, तो और हाइड्रोलिक लाइम क्लास ए और क्लास बी का स्वाद एवं गंध मिट्टी की तरह होती है, क्योंकि इसमें बालू के कण होते हैं। स्वाद करने की ज़रूरत नहीं है, आजकल तो बहुत मशीन हो गए हैं, लेकिन जान लो कि उसका अगर स्वाद की बात करें, उनका स्वाद और गंध, हाइड्रोलिक लाइम का स्वाद और गंध कैसे होता है, मिट्टी की तरह होता है, क्योंकि इसमें बालू के कण होते हैं। अब इन चीज़ को मैं विजुअलाइज करा दूँ आपको, तो देखिए, इस टेस्ट में लाइम को देखकर परीक्षण करते हैं। चूने की श्रेणी तथा गुणवत्ता का पता लगाया जाता है। हमने बताया था शुरू में, रंग के आधार पर चूने की पहचान कैसे करी जाती है। देखिए, अगर सफ़ेद चूना है तो फिर वो प्योर लाइम होगा, अगर हल्का मटमैला है तो, हल्का डल वाइट है तो हाइड्रोलिक लाइम होगा, और अगर गहरा गहरा मटमैला यानी मडी डार्क है तो इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम यानी श्रेणी ए का होगा। ठीक है, बुझे चूने में छोटे छोटे लंप अगर हैं, बताया हूँ, तो ये अधजले चूने को दिखाते हैं, जो कि क्वालिटी ख़राब होती है। बताया हूँ कि उसका बाद में क्या करेगा ना, बूझेगा, और तुम सोच भी नहीं पाओगे कि बूझेगा, तुम उसके बारे में कुछ सोचोगे नहीं, आयतन के बारे में सोचोगे नहीं, वो एक्सपेंड करेगा, जिसकी वजह से दो से ढाई गुना एक्सपेंड करेगा और क्रैकिंग उत्पन्न कर देगा। ठीक है, और ये चीज़ें हमने बता ही दिया है, चीज़ को कि मिट्टी की तरह उसका स्वाद और गंध होती है। ठीक है, तो विजुअलाइज टेस्ट एक साधारण परीक्षण है, परंतु प्रारंभिक पहचान के लिए उपयोगी होता है। मतलब कि और भी टेस्ट होते हैं, तो मान लो इसके लिए तुमको इंस्ट्रूमेंट लगेगा, लैब लगेगा, लेकिन तब ना जाकर करोगे। लेकिन इसका क्या है, उठाओ हाथ में, ऐसे जो भी चीज़ बोली गई है उसको देखो, मिलाओ, समझो, हाँ भैया इस चीज़ को आसानी से करा जा सकता है, ये चीज़ें। ठीक है, अगला है बाल टेस्ट। क्या है बाल टेस्ट, चूने का पेस्ट बनाकर इसकी छोटी छोटी गेंद बना लेते हैं। इसके पश्चात इस गेंद को 6 घंटे के लिए सेट होने के लिए पानी में डाल देते हैं। मतलब क्या करते हैं, गोली बनाओ, जैसे गाँव में प्लम गोली बना देते हैं ना, बंदर मारने के लिए। हम तो मारे भैया, आप लोग को पता नहीं, तो खेत खलिहाने में आते हैं ना, पूरा पौधा खा जाते थे। तो छोटे छोटे गोली बनाओ, और 6 घंटे के लिए क्या करो कि तुम सेट होने के लिए पानी में डाल दो। अब क्या होगा कि, अब क्या करो कि फर्स्ट चूने का पेस्ट बना लिए, और फिर छोटे छोटे गोली बन गया, उसको पानी में डाल दो, 6 घंटे के लिए पानी में क्या करो, डाल दो। अब डाल के क्या करो, यदि गेंद में कोई परिवर्तन नहीं होता तो क्लास ए का चूना होगा, मतलब अच्छी क्वालिटी का चूना होगा। अब टुकुर टुकुर तुम ताको क्या प्रभाव पड़ा उन गोलियों पे, तो अगर कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है तो क्लास ए का होगा, कोई परिवर्तन नहीं तो क्लास ए का चूना। और यदि बाल के किनारे टूट जाते हैं, जैसे मान देखो एक किनारे टूट गया, हल्का हल्का टूट जाते हैं, तो ये बी श्रेणी का चूना होगा। ठीक है, अगर टूट गया, देख लो टूट गया ना फिगर में, तो ये बी श्रेणी का चूना होगा। ठीक है, अगला टेस्ट हमारा है वर्कबिलिटी टेस्ट।
वर्केबिलिटी टेस्ट अब हम देखते हैं। यह परीक्षण फील्ड मेथड से किया जाता है, मतलब कि ये फील्ड मेथड से हम करेंगे। इसका अच्छा स्वीकार्य मतलब कि वर्केबल अच्छा वर्केबल बनाने के लिए चूने में मिलावा अथवा सुर्खी अथवा रेत किस अनुपात में मिलाए जाने चाहिए। ठीक है, इस परीक्षण में चूना बालू तथा चूना सुर्खी के मसाले बनाए जाते हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम मसाला बनाएंगे। जिस तरह से हम सीमेंट मोटार बनाते हैं ना, वैसे ही लाइम मोटार बनाएंगे। ठीक है, और उससे हम दीवार पे क्या करेंगे, प्लास्टरिंग करेंगे, उसको दीवार पे चिपकाएंगे, फैलाएंगे। और जितना अधिक फैल जाएगा अच्छा होगा, नहीं फैलेगा खराब होगा। ये चीज़ें इसमें करी जाती है। तो देखो, मसाला हम 1:3 रेशियो का मसाला बनाएंगे। ये फिगर में भी मैंने आपको दिखा दिया कि 1 भाग चूना ले लो और 3 भाग बालू या सुर्खी कोई भी एक ले लो। ठीक है, और फिर मसाला बना दिए 1:3 रेशियो का। अब इन दोनों मसालों से अलग अलग सतह पर प्लास्टर किया करो। ठीक है, अलग अलग सतह पर क्या करेंगे, प्लास्टर करेंगे। मतलब तुम कई कई सैंपल लो और बनाओ। ठीक है, जिस मसाले से अधिक सतह पर प्लास्टर किया जा सकता है उस मसाले की स्वीकार्यता अच्छी होगी। ठीक है, मान लो कि चूना बालू मसाला लिए, कम प्लास्टर हो रहा है। ऐसा समझो कि ऐसा तुम जो चूना लिए हो अगर वो कम प्लास्टर कर पा रहा है तो कम स्वीकार्य, और ज़्यादा प्लास्टर कर ले रहा है तो ज़्यादा स्वीकार्य होगा, माने वर्केबल होगा। अंग्रेजी में वर्केबल बोलते हैं, हिंदी में स्वीकार्य कुछ अजीब लग रहा है अगर। तो वर्केबिलिटी टेस्ट से यह ज्ञात होता है कि कौन सा मसाला अच्छा स्वीकार्य देगा और किस अनुपात में मिलाना उचित रहेगा। ठीक है, हाइड्रोलिक ठीक है, अब देखते हैं हाइड्रोलिक एसिड टेस्ट। ठीक है, HCl टेस्ट देखते हैं। इस टेस्ट में लाइम की श्रेणी उसमें उपस्थित निष्क्रिय पदार्थों की मात्रा का पता लगाया जाता है। मतलब जो निष्क्रिय पदार्थ उसमें होते हैं, जो इनएक्टिव सब्सटेंस बोलते हैं, इनएक्टिव सब्सटेंस का पता लगाया जाता है। ठीक है, एक नली में पीसा हुआ चूना, मतलब जो ग्राइंडिंग किया हुआ चूना, पीसा हुआ चूना लेकर 1 चम्मच डालकर उसे हिलाकर नली में उपस्थित समतल कर लो। क्या करोगे, एक परख नली लो, इसमें चूना डाल दो, पानी रख हिलाओ उसको। मैंने हिलाना है उसको, हिला करके नॉर्मल कर दो, उसको एकदम समतल कर दो, स्थिर कर दो, मतलब तो समतल हो ही जाएगा। ठीक है, अब उसमें क्या करो कि अब नली में 50% सांद्रता का 10 ml HCl डालकर ट्यूब को हिलाओ ताकि अम्ल और चूने की क्रिया पूर्ण हो पाए। ठीक है, ठीक है, इसमें हमने क्या किया, हाँ, ये पानी नहीं मिलाते हैं, बल्कि ऐसे चूना मिला करके इसे बराबर कर लेते हैं। पानी ना मिलाओ भाई, क्योंकि हमको मिलाना है ना, एसिड मिलाना है, ऑलरेडी हमको एसिड मिलाना ही है ना, तो फिर पानी नहीं मिलाते। क्या करो, चूना लो, उस प्रणाली में उसको डाल के उसको हिला के समतल कर लेना है। देखो ये फिगर देख लो, फिगर में तो बनाए हो ना, साफ दिख रहा है। समतल कर लो, फिर अब उसमें क्या करोगे, 50% सांद्रता वाला 10 ml HCl लो और ट्यूब में डाल दो। ये फिगर में देखो, समझ में आ रहा होगा कि क्या क्या डाल दिया गया। ठीक है, डाल दिया, 10 ml डाला गया है। अब उसको हिलाओ, हिला करके क्या करो, चूने की प्रक्रिया अब अच्छे से हिलाओ ताकि चूने की प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। अब उसको छोड़ दो, अब फिर देखो, अब तुमको कोई देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, यदि मिश्रण में बुदबुदाहट यानी इफरिवेंस होती है, यानी बुदबुदाहट होती है, इसका मतलब ये हो गया CO2 गैस निकले, तो इसका अर्थ ये है कि लाइम पूरी तरह से जला नहीं है और उसमें अभी भी कैल्शियम कार्बोनेट उपस्थित है। याद करो वो शुरू वाला पेज, जब हम बता रहे थे कि कैल्शियम कार्बो जलाने से CO2 बाहर निकलता है और CO2 यहाँ भी बाहर निकल रहा है। मतलब ये वहाँ पे अच्छी तरह से हमने जलाया ही नहीं है। अगर जला दिया होता अच्छी तरीके से, CO2 होता ही नहीं। CO2 जब बचा नहीं होता तो यहाँ पे CO2 निकलता ही नहीं। CO2 निकल रहा है, इसका मतलब साफ है कि शुरू में हमने अच्छे से जलाया ही नहीं, यानी कैल्शियम कार्बोनेट अभी भी उपस्थित है। और दूसरा, अगर मान लो दूसरा कंडीशन क्या होता है, अगर यदि लाइम पूर्ण रूप से घुल जाता है, अब देखो तो ऐसे पूरा चूना घुल गया और प्रणाली की तली पर कोई अवशेष नहीं बचता है, तो यह प्योर लाइम को प्रदर्शित करता है। परीक्षण के अंत में तली पर बचा अवशेष निष्क्रिय पदार्थों की मात्रा दिखाता है। अब कुछ इसमें बचा ही नहीं, पूरा घुल गया, तो इसमें और अशुद्धि हमको पता है कि प्योर लाइन में अशुद्धि बहुत कम होती है, प्योर लाइन में अशुद्धि बहुत कम होती है, तो पूरा घुल जाएगा। ठीक है, और तीसरा कंडीशन, यदि प्रणाली में गाढ़ा पेस्ट बचता है, देखो नीचे गाढ़ा पेस्ट बन गया, तो हाइड्रोलिक लाइम को प्रदर्शित करता है। यदि पेस्ट हिलाने में हिल जाए तो यह अम्लीय चूना को प्रदर्शित करेगा।
तथा यदि पेस्ट न बने तो यह प्योर लाइम को बताता है। ऊपर बता ही दिया कि प्योर लाइम को बताता है। यहाँ पे देख लो फिगर में भी गाढ़ा, देखो अगर पेस्ट न बने तो प्योर लाइम, पेस्ट हिलाने में हिल जाए तो अम्लीय चूना, ठीक है, और गाढ़ा पेस्ट है तो फिर हाइड्रोलिक लाइम। ये हमने अच्छे से आपको बता दिया, समझा भी दिया, ठीक। अब इम्प्योरिटीज टेस्ट, अगला आता है इम्प्योरिटी टेस्ट। तो यह टेस्ट चूने में उपस्थित अशुद्धियों की मात्रा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसके लिए चूने के नमूने यानी सैंपल की आवश्यकता सहायता ली जाती है। यदि यदि अवशेष यानी जो बच गया अवशेष 10% तक बचता है तो उसे उस चूने को उत्तम चूना माना जाता है, मतलब कि बेस्ट माना जाता है। अगर 10% तक मान लो कुछ उसमें अवशेष बचा हुआ है तो 10% हम उत्तम मानते हैं। यदि चूना 10 से 20% तक हो, 20% तक बचता है तो उसे क्वालिटी संतोषजनक है, हाँ ठीक ठाक है। और अगर 10 से 20 होता है तो बोलेंगे हाँ ठीक ठाक है, संतोषजनक है। और यदि अवशेष 20% से भी अधिक बचता है तो यह पुअर क्वालिटी को दिखाता है, मतलब ख़राब क्वालिटी को दिखाता है। अब इस चीज़ को फिगर में भी देख लो ताकि दिमाग में सेट हो जाएगा। जैसे कि रेजिड्यू की मात्रा के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। अगर 10% तक अवशेष बचता है तो ये चलो बेस्ट लाइम हो गया। 10 से 20% बचता है तो चलो ठीक ठाक है भाई, सेटिस्फैक्ट्री है, संतोषजनक है। अगर 20% से अधिक बच जाए तो पुअर क्वालिटी का लाइम हो जाता है। अब साउंडनेस टेस्ट, ठीक है, ये हमने आपको बताया था पहले ही, समझा था पढ़ेंगे हम साउंडनेस टेस्ट। तो अब देखो यह टेस्ट चूने की मात्रा बताने हेतु नहीं बल्कि इसको मैं समझाता हूँ, इस पर ध्यान ना दीजिए, ये डिस्टर्ब करेगा। देखिए ये फ्री लाइम को बताता है। ये साउंडनेस टेस्ट क्या बताता है? फ्री लाइम को बताने के लिए ये टेस्ट करी जाती है। किस इसका? फ्री लाइम का। और किस ऑपरेटर से करी जाती है? तो ली चटेलियर ऑपरेटर्स नाम होता है, उसके द्वारा हम फ्री लाइम को पता लगाते हैं, यानी बोले तो साउंडनेस टेस्ट करते हैं, ठीक है। अब नोट पॉइंट देखो तो अनबर्ट लाइम, जैसे कि जो चूना बुझा ही नहीं है, इस चूने में प्रॉपर कैल्सिनेशन नहीं हो पाता है, मतलब सॉरी जला ही नहीं है, मतलब कि बर्ट मतलब जलना था ना, कोई चूना अच्छे से जला ही नहीं है तो इसे बोलते हैं अनबर्ट लाइम, ठीक है। और अगर कैल्सिनेशन के दौरान यह चूना अधिक और कुछ चूना अधिक जल जाता है तो उसे बोलते हैं डेड बर्ट लाइम। तो अनबर्ट मतलब जो कम जला है, ठीक है, और डेड बर्ट मतलब जो कैल्सिनेशन के दौरान अधिक जल जाता है उसे डेड बर्ट लाइम बोलते हैं। अब ये ऑपरेटस आप देख सकते हो, ये लिचेटिलिया ऑपरेटस होता है ये इस तरह का, ठीक है। ये हम इसकी दूरी मेजर करते हैं, आगे हम बताऊंगा प्रोसेस, अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। लिचेटिलियर मोल्ड होता है ये, ठीक है। अब आगे साउंडनेस टेस्ट का टेस्ट प्रोसीजर देखिए। तो टेस्ट प्रोसीजर क्या होता है कि नॉन पोरस ग्लास की प्लेट पर ऑपरेटस को रख देते हैं, ताकि नॉन पोरस इसलिए ताकि पानी वगैरह जो है नीचे न चला जाए, इसलिए नॉन पोरस ग्लास की प्लेट पर क्या करते हैं कि ऑपरेटस को रख देते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो भी बता रहे हैं अभी, ठीक है। ऑपरेटस में लाइम पेस्ट भरकर उसके ऊपर नॉन पोरस फिर से ग्लास प्लेट रख देते हैं। फिगर सब देखते जाइए, ठीक है। ये पेस्ट डाल दिया गया, ठीक है। नंबर 3, प्लेट सहित ऑपरेटस को 24 घंटे के लिए पानी में रख देते हैं। ये फिगर में भी देखिए, 24 घंटे पानी में रख दिया गया। अब क्या करेंगे कि अब हम इसके बाद ऑपरेटस को 1 घंटे के लिए अब देखो, पहले तुम निकाल लो। अब निकाल करके जो हम 24 घंटे में डाले थे ना, उसको निकाल के मेजर करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ बता रहा हूँ, अब 24 घंटे में डालने के बाद निकालो और उसको मेजर कर लो। मेजर करके रीडिंग आएगी इन दोनों के बीच की, सुई दिख रहा है, दोनों सुई दिख रही है ना, एक में जो डिस्टेंस होगी उसको मेजर करके तुम नोट कर लो। और फिर उसको एक बार उबलते हुए पानी में डालो 1 घंटे के लिए, डाल दिए। अब फिर से निकालो इसको। अब जो आएगी उसको भी नोट कर लो, ये वाई हो गया। और ये 24 घंटे के बाद जो निकाले थे ये एक्स हो गया, ये एक्स हो गया। और जो ये 1 घंटा बाद उबलते में डाले वो वाई हो गया। अब इन दोनों के बीच की डिफरेंस निकालो तथा इसके बाहर निकालकर पुनः पॉइंटर के बीच की नोट कर लेते हैं, इसे वाई बोलते हैं। समझा दिया हमें, ठीक है। पॉइंटर के बीच की दूरी वाई होता है, मैंने आपको समझाया अच्छे से। तथा एक्स और वाई के बीच का अंतर 10 mm से अधिक नहीं होने चाहिए, 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इन दोनों के बीच का अंतर, ठीक है। अब अगला टेस्ट है ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ टेस्ट। तो इस टेस्ट द्वारा लाइम की फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ज्ञात करते हैं। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ देखो तो बीम पर लगने वाले ट्रांसवर्स लोड के
कारण उत्पन्न क्रैक को रोकने की क्षमता फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कहते हैं। बीम की फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ को मॉडुलस ऑफ रप्चर अथवा मॉडुलस ऑफ रप्चर बेंडिंग स्ट्रेस भी कहा जाता है। यह टेस्ट ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ टेस्ट मशीन द्वारा करते हैं। अब तो मशीन द्वारा करते हैं, पहले हम बीम बना लेते थे। अभी बीम इसमें बनेगा, पहले तो हम लोग एक साइड में क्या करते थे, वजन बांध के ऐसे करते ताकि ऊपर की तरफ लगे, वो पुरानी चीज़ें थी। अब मशीन हमारे पास आ गया है, हम ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ टेस्ट के द्वारा इसका हम टेस्ट करते हैं। ये रहा हमारा, ये मान लो पूरा हमारा ये रहा सैंपल, और ये 8 सेंटीमीटर। अब इस फिगर को देखो, ठीक है। ये इस तरह रख करके इसमें फोर्स लगाई जाती है और इसको करेक्ट कराई जाती है, ठीक है। अब ये देखो टेस्ट प्रोसीजर। तो सर्वप्रथम 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर आकार की बीम बनाते हैं तथा 28 दिन बाद उसे ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ मशीन में रखकर फेल्योर लोड W का मान ज्ञात कर लेते हैं। मतलब जब उस जिस लोड पे वो फेल होता है उसे फेल्योर लोड बोल देंगे, ठीक है। और उसको हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। निम्न सूत्र का यूज करते हैं। निम्न सूत्र का प्रयोग करके हम लोग चीज़ ज्ञात करते हैं। मॉडुलस ऑफ रप्चर सिग्मा बराबर 3WL/2BD²। 3WL बराबर 2BD² होता है, ठीक है। अब देखो इम्पोर्टेंट, यदि m का मान मिनिमम 10.5 kg/cm² हो तो यह हाइड्रोलिक लाइम कहलाता है। और यदि परीक्षण का मान यानी m का मान 7 kg/cm² हो तो इसे सेमी हाइड्रोलिक लाइम बोलते हैं। यदि m का मान 7 kg/cm² कम हो गया तो इसे प्योर लाइम कहा जाता है। नोट फर्स्ट, लाइम का फिनेंस टेस्ट, वर्कबिलिटी टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट तथा ट्रांसवर्स टेस्ट की मानक IS कोड बोले तो 6932 है, ठीक है। कितना है, 6932 के अंतर्गत की जाती है। दूसरा, बुझे लाइम तथा पानी में घोल को मिल्क लाइम कहते हैं। बुझे हुए लाइम जो है ना, उसको पानी में घोल दो तो उसको क्या बोलते हैं, मिल्क लाइम बोला जाता है। लाइम को बुझने के बाद टैंक में बचे लाइम पेस्ट को लाइम पुट्टी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, लाइम को बुझाने के बाद टैंक में बचे हुए लाइम पेस्ट को लाइम पुट्टी बोलते हैं। लाइम पुट्टी क्या है तो देखो, यह चाक पाउडर द्वारा बनाई जाती है। लाइम पुट्टी को चाक पाउडर तथा अलसी का तेल, किस चीज़ का, लिंसीड ऑयल, उसकी हिंदी में बोलते हैं अलसी का तेल, मिला करके बनाया जाता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना। किसका ये तेल, तो अलसी का तेल है, लिंसीड ऑयल मिलाया जाता है। अब ये देखिए डिस्टेम्पर, तो डिस्टेम्पर के बारे में कुछ जान लीजिए। तो डिस्टेम्पर को बनाने के लिए बेस के रूप में चाक पाउडर यूज करते हैं। बेस के रूप में क्या होता है, चाक पाउडर का यूज करते हैं। और इसका यूज, डिस्टेम्पर का उपयोग इंटरनल वाल की पुताई के लिए करते हैं। इसका उपयोग बाहरी सरफेस पर नहीं करते हैं। इस चीज़ को देख लीजिए आप, बाहरी सरफेस पर नहीं करते हैं, ठीक है। बाहरी सरफेस डिस्टेम्पर का प्रयोग नहीं करी जाती है क्योंकि वातावरण के प्रभाव से यह आसानी से नष्ट हो जाता है। फिगर में भी चीज़ें मैंने दिखाई है ताकि आसानी से दिमाग में सेट हो पाए, ठीक है। अब इसका माने कि घर के अंदर इसका अच्छे से इसका प्रयोग करी जाती है। इंटरनल वाल की पुताई के लिए इसका प्रयोग करी जाती है, ठीक ठाक रहता है। टाइप ऑफ डिस्टेम्पर, तो दो तरह का, एक होता है ड्राई डिस्टेम्पर, एक होता है ऑयल डिस्टेम्पर। ऑयल डिस्टेम्पर इज बेटर देन ड्राई डिस्टेम्पर। तो तेल वाला जो डिस्टेम्पर होता है वो अच्छा होता है ड्राई डिस्टेम्पर से, ठीक है। नोट, 1 kg डिस्टेम्पर की लगभग 600 से लेकर के 700 ml पानी की आवश्यकता होती है। 1 kg अगर डिस्टेम्पर हम लेंगे तो 600 से लेकर 700 ml पानी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये फिगर भी है ताकि आपके दिमाग में एक बातें आसानी से सेट हो पाए, ठीक है। लाइम की स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पे ये 3.4 है, 3.4 होती है। लाइम की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, 3.3 या 3.4 आपको देखने को मिलेगा, इतनी होती है। अब यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा लाइम। दोस्तों, अगर हमारा मेहनत और हमारा कंटेंट या हमारा नोट्स अच्छा लगा हो और मेरे रीडिंग करने का तरीका अच्छा लगा हो तो मुझे एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।